हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आज हम आपके लिए लेके आए हैं केमिस्ट्री क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज़। ये आपका फर्स्ट पार्ट होगा जिसके अंदर हम लोग देखेंगे, जस्ट इंट्रोडक्शन है इसमें कि किस तरह से डिफरेंट साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था अलग अलग तरीक़ों से उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, और किस तरह से बाद में हम लोग का लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो उसको आजकल हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जानते हैं, उसका डेवलपमेंट हुआ था। तो देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे इसके अंदर हम लोग। तो पहला टॉपिक होगा आपका डॉबनियस ट्राइड, दैन न्यूलन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, फिर मैंडलीव्स पीरियोडिक लॉ देखेंगे, उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में देखेंगे, और लास्ट होगा आपका लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। सो एक एक करके टॉपिक को लेते हैं हम लोग। तो पहला है आपका डॉबनियस ट्राइड। सो डॉबनियस आइडेंटिफाइड certain groups of 3 elements having similar properties called triads। डॉबनियर ने क्या किया था, जो साइंटिस्ट थे डॉबनियर्स, उन्होंने एक सर्टेन ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट यानी 3 एलिमेंट्स का ग्रुप को, 3 एलिमेंट्स के ग्रुप को आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, जैसे कि सपोज ये एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट्स हैं, इनके ग्रुप को आइडेंटिफाई किया था जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो थी वो सिमिलर थी, और इनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया था। ठीक है, अब इसमें उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था कि जो मिडिल एलिमेंट है, जैसे कि यहाँ पे वाई जो है वो आपका मिडिल एलिमेंट है, तो उसका जो एटॉमिक मास है वो क्या है, मीन है फर्स्ट और थर्ड वाले एटॉमिक एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का, यानी एक्स प्लस जेड का जो मीन है वो किसके एटॉमिक मास के बराबर है, वाई के एटॉमिक मास के बराबर है। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन 3 एलिमेंट्स वर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, the atomic mass of the middle element was roughly the mean of the atomic masses of the other 2 elements। ठीक है, जो मीन है यानी x y z अगर 3 है तो मिडिल वन का यानी y का जो एटॉमिक मास है वो किसके बराबर होगा, मीन ऑफ x एंड z। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके, जैसे कि एक ग्रुप है लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम का। ये 3 एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है, तो इनको अरेंज कर दिया गया इन द फॉर्म ऑफ ट्राइड, जिसमें लिथियम का एटॉमिक मास 7 है, सोडियम का 23 है, पोटेशियम का 39 है। तो देखा क्या कि जब हम लोग मीन निकालते हैं सोडियम और पोटेशियम का, तो कैसे एटॉमिक मासेस का मीन निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, 7 + 39, ओके 39 कर लीजिएगा इसको, 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2, तो 7 + 39 विल गिव्स यू 46। ठीक है, और जब इसको 2 से आप डिवाइड करोगे तो 23 यूनिट के बराबर आ जाएगा, जो कि सोडियम के एटॉमिक मास के बराबर है। इसी तरह नेक्स्ट वाला देखते हैं हम लोग, कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम का। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है, स्ट्रॉन्शियम का 88 है, और बेरियम का 137 है। तो जब इसका हम लोग एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं, एवरेज निकालते हैं फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का, तो 40 + 137 डिवाइडेड बाई 2 गिव्स यू 88.5, जो कि नियरली इक्वल है किसके, स्ट्रॉन्शियम के एटॉमिक मास के। तो इस तरह से ग्रुप्स को ट्राइड्स के फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था, लेकिन इसका डीमेरिट ये था कि सारे जितने भी उस वक्त के नोन एलिमेंट्स थे सबको अरेंज नहीं कर पाए थे इसके अकॉर्डिंग, ट्राइड्स के फॉर्म में सारे एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पाए थे। और वेरिएशन भी आपको नज़र आ रहा है, देखिए यहाँ पे कुछ कुछ वेरिएशन आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, और भी आगे जब ट्राइड अरेंज किया गया था तो उसमें और ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं न्यूलन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। क्या है न्यूलन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स? व्हेन एलिमेंट्स वर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग रिलेटिव एटॉमिक मासेस, द प्रॉपर्टीज ऑफ 8th एलिमेंट वर सिमिलर टू द फर्स्ट वन, लाइक द 8th नोट ऑफ द म्यूजिकल स्केल। अब लॉज न्यूलन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है, ऑक्टेव यानी 8। तो इसमें क्या था कि जब एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग जब उनको अरेंज किया जा रहा था, तो हर पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो थी वो 8th एलिमेंट से 8th एलिमेंट के सिमिलर थी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अरेंज किया गया है, तो लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन एंड देन सोडियम आ गया है, तो 1 2 3 4 5 6 7, और सोडियम कौन सा है, 8th नंबर पे है। तो लिथियम की प्रॉपर्टी किसके सिमिलर है, सोडियम के। उसी तरह जब सोडियम को फर्स्ट एलिमेंट मान रहे थे और देन हम लोग यहाँ से काउंट करेंगे तो 8th वाला एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। सो यहाँ पे लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम के, सोडियम की प्रॉपर्टी पोटेशियम के, इन तीनों की प्रॉपर्टी सिमिलर थी।
इसी तरह बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम की प्रॉपर्टी सिमिलर थी, ठीक है। तो जैसे कि म्यूज़िकल नोट में होता है, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा जो होता है वो हर 7 म्यूज़िकल नोट के बाद फिर से रिपीट होता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली उसी तरह यहाँ पे भी था कि पहला ये लिथियम, पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मिल रही थी, इसीलिए इसको लॉज ऑफ ऑक्टेव्स कहा गया है, ठीक है। अब इसमें भी प्रॉब्लम क्या थी कि जितने भी एलिमेंट्स उस वक्त नोन थे सबको अरेंज नहीं कर पाए थे, कुछ डिसिमिलर एलिमेंट्स भी एक साथ अरेंज हो गए थे, ठीक है। अप टू कैल्शियम ही ये वैलिड हो पाया था, उसके बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स थे वो इस फॉर्म में हम लोग अरेंज नहीं कर पा रहे थे, इस लॉज ऑफ ऑक्टेव्स को फॉलो नहीं कर पा रहे थे वो, तो ये इसका डीमेरिट हो गया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट आया आपका मैंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मैंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, व्हाट इज इट? The physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic masses. अब मैंडलीव ने एक पीरियोडिक लॉ दिया कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो पीरियोडिक फंक्शन है ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, यानी एलिमेंट्स को जब हम लोग देयर एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो एक सर्टेन पीरियड के बाद उनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो रिपीट होती रहती है, ठीक है। तो ये मैंडलीव्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था, सॉरी मैंडलीव्स पीरियोडिक लॉ था। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी इस पीरियोडिक लॉ की कि उस वक्त जो 63 एलिमेंट्स उस वक्त के नोन थे, जो वर्टिकल कॉलम्स थे उनको ग्रुप कहा गया, ठीक है। हॉरिजेंटल रोज को पीरियड्स कहा गया, यानी इसको ये आपके ग्रुप्स हैं और ये आपके पीरियड्स हैं। देयर वर 7 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप, 7 पीरियड्स थे आपके यानी हॉरिजेंटल रोज थे और 8 आपके वर्टिकल कॉलम्स थे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के। नेक्स्ट देखते हैं मेरिट्स क्या था मैंडलीव पीरियोडिक लॉ का। प्रिडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट्स दैट हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड एट दैट पॉइंट। मैंडलीव ने क्या किया था कि कुछ एलिमेंट्स जो उस वक्त डिस्कवर नहीं हो पाए थे उनकी भी प्रॉपर्टीज़ को उनके भी एग्जिस्टेंस को प्रिडिक्ट कर दिया था। जैसे कि एल्युमिनियम उस वक्त डिस्कवर्ड था तो इन्होंने उस वक्त प्रिडिक्ट कर दिया था कि एल्युमिनियम के बाद जो एलिमेंट डिस्कवर होगा उसको एक्का एल्युमिनियम नाम से बुलाया जाएगा, ठीक है। तो जो बाद में डिस्कवर हुआ था और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी इन्होंने पहले से प्रिडिक्ट कर दी थी कि ये प्रॉपर्टीज़ होंगी उसकी, जो भी फलाना जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टीज़ होंगी तो उनको एक्का, उस एलिमेंट को हम लोग एक्का एल्युमिनियम बोलेंगे, क्योंकि एल्युमिनियम के बाद जैसे कि सपोज़ यहाँ पे एल्युमिनियम प्लेस कर रखा था, यहाँ पे जो स्पेस था तो प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो एल्युमिनियम के सिमिलर होगी, ठीक है। जो भी एलिमेंट नया डिस्कवर होगा तो इसीलिए उसको एक्का एल्युमिनियम बुलाया जाएगा और ये उसके लिए स्पेस है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, कुछ स्पेस भी डिफाइन कर दिया था कुछ एलिमेंट्स के लिए, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी पहले से थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए उसमें, और उनका नाम भी दे दिया था एक तरह से, ठीक है। तो कुछ वैसे ही एग्जांपल्स हैं जैसे कि इट प्रिडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट्स दैट हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, जैसे कि आपका एक्का एल्युमिनियम हो गया तो बाद में जो एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ उसकी जगह वो गैलियम था, देन एक्का सिलिकॉन हो गया तो उसकी जगह जो डिस्कवर हुआ वो जर्मेनियम था। नेक्स्ट है इसका मेरिट, प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेवरल एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन एंड इन द पीरियोडिक टेबल। अब जो भी स्पेस अलॉट किया गया था कि एक का एल्यूमिनियम एक का सिलिकॉन होगा, एल्यूमिनियम के नीचे जो भी डिस्कवर होगा उसका नाम एक का एल्यूमिनियम रख देंगे, या फिर सिलिकॉन के नीचे जो डिस्कवर होगा उसका नाम एक का सिलिकॉन रख देंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट उसकी प्रॉपर्टी भी प्रिडिक्ट कर दी गई थी कि एल्यूमिनियम के सिमिलर ही प्रॉपर्टीज़ भी होंगी यहाँ पे जो एलिमेंट डिस्कवर किया जाएगा, ठीक है। तो प्लेस डिफाइन कर दिया था, प्रिडिक्ट कर दिया था कि कुछ एलिमेंट्स और भी हो सकते हैं जो उस वक्त तक डिस्कवर्ड नहीं हुए थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी प्रिडिक्ट कर दी थी। थर्ड है कुड एकोमोडेट नोबल गैसेस व्हेन दे वर डिस्कवर्ड। अब नोबल गैसेस के लिए तो कोई स्पेस नहीं था, बट पीरियोडिक टेबल इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि अगर नोबल गैसेस उस वक्त डिस्कवर्ड किए जाते भी तो उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दिया जाता, ठीक है। तो जो मैंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उस इट कुड एकोमोडेट नोबल गैसेस व्हेन दे वर डिस्कवर्ड, कहीं बीच में किसी एलिमेंट को हटा के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके लिए अलग से स्पेस था जहाँ पे हम लोग नोबल गैस को रख सकते थे। नाउ नेक्स्ट इज
डीमेरिट्स। अब डीमेरिट्स क्या थे? द करेक्ट पोजिशन कुड नॉट बी असाइन टू द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो करेक्ट पोजिशन था वो असाइन नहीं कर पाए थे, ठीक है। रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन। अब सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को एक साथ रखने के चक्कर में क्या किया गया था कि कुछ एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा था उनको पहले रख दिया गया था, जैसे कि आर्गन का एटॉमिक मास है 39.9 और पोटेशियम का है 39.1। तो अगर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे हैं तो पहले 39.1 वाला रखना चाहिए था एंड देन 39.9 वाला रखना चाहिए था। लेकिन क्योंकि हम लोग को प्रॉपर्टीज़, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में पड़े, इसके लिए क्या कर दिया गया था कि जो ज़्यादा एटॉमिक मास वाला है उसको पहले रख दिया गया था और कम एटॉमिक मास वाले को बाद में रख दिया गया था, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल है कोबाल्ट और निकल। कोबाल्ट का एटॉमिक मास है 58.9 और निकल का है आपका 58.7। तो 0.7 वाला आपका क्या है? कम वाला है, तो इसको पहले रखना चाहिए था, लेकिन ये कहाँ रखाया है? ये कोबाल्ट के बाद में आपका निकल रखा गया था। तो कुछ एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था गलत एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक जो ट्रेंड फॉलो कर रहे थे उसको नहीं फॉलो कर पा रहे थे हम लोग। देन पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन। अब आइसोटोप्स क्या होता है? हैविंग, जैसे कि हाइड्रोजन का ले लेते हैं, कंसिडर कर देते हैं, सिमिलर और सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो पर एटॉमिक मासेस डिफरेंट हो। तो जब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में हम लोग अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास अरेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो इन सब का एटॉमिक मास तो अलग अलग है, तो इन सब के लिए अलग अलग स्पेस हम लोग को चाहिए था, बट मेंडलीव ने कोई स्पेस अलॉट नहीं किया था आइसोटोप्स के लिए। बस एक हाइड्रोजन के लिए था, या फिर आप कोई सा भी ले लो, कार्बन का ले लो, ठीक है, कार्बन का है तो इसके भी अलग अलग आइसोटोप्स हैं, 3 आइसोटोप्स हैं, तो बस कार्बन के लिए स्पेस दे दिया था, उसके आइसोटोप्स के लिए अलग अलग स्पेस नहीं दिया गया था। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि क्यों ऐसा क्यों हुआ है कि जब एटॉमिक मास डिफरेंट है तो अलग स्पेस देना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी इन प्रोडक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स वाज देयर। तो नए एलिमेंट्स के प्रोडक्शन में भी कुछ अनसर्टेनिटी थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो ये इसके डीमेरिट्स हैं। नेक्स्ट है आपका लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो लेटर ऑन एक साइंटिस्ट थे नेम्ड मोज़ले थे, ठीक है। इन्होंने क्या देखा कि जब इन्होंने एलिमेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा ड्रॉ किया एलिमेंट्स का, तो इन्होंने देखा कि जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक नंबर का जब ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ दे रहा है, ठीक है। जब फ्रीक्वेंसी का न्यू और एटॉमिक नंबर का, फ्रीक्वेंसी न्यू एंड एटॉमिक नंबर का जब ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ दे रहा है, ठीक है। लेकिन वहीं जब अगर फ्रीक्वेंसी का और एटॉमिक मास का हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो ये कोई स्ट्रेट लाइन नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इससे उन्होंने कंक्लूड किया कि जो एटॉमिक नंबर है वो ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट के लिए देन इट्स एटॉमिक मास। जो एटॉमिक नंबर है वो ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट का एज़ कम्पेयर टू एटॉमिक मास, ठीक है। तो इस बेसिस पे जो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ था उसको मॉडिफाई किया गया, क्या कि जब the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic numbers। पहले बोला गया था कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन है किसका? एटॉमिक मास का। लेकिन आफ्टर द ग्राफ प्लॉटेड बाय मोज़ले बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक नंबर, तो ऐसा कंक्लूड किया गया कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है एलिमेंट का वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक नंबर्स का, ठीक है। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हो गया। सो आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनको ग्रुप्स बुलाते हैं, पूरा 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनको हम लोग ग्रुप बुलाते हैं, एंड 7 हॉरिजेंटल रोज हैं जिनको हम लोग पीरियड बुलाते हैं। तो दिस वाज समवट सिमिलर टू दैट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो थोड़ा सा देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल में
इस टाइप का आपको पीरियोडिक टेबल देखने को मिलेगा। ये आपके ग्रुप्स हैं जो वर्टिकल वाले हैं, ठीक है। तो ये पूरे आपके 18 ग्रुप्स हैं और ये हॉरिजेंटल वाले जो हैं वो आपके पीरियड्स हैं। तो 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स हैं आपके, और पूरा ये काउंट करेंगे तो आप लोग 18 आपके ग्रुप हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर अरेंज किया गया है, ओके। जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 1 है, दैट इज़ हाइड्रोजन। देन आपका हीलियम है, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, और इसी तरह से आपके सो ऑन है। यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप है ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से जाने जाते हैं। डिटेल में अभी नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। यहाँ पे बोरॉन से लेके आपके जो नोबल गैसेस वाले हैं, यानी ये पूरा ब्लॉक आपके पी ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये जो बीच में है ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जिनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बुलाते हैं। और जो लास्ट में है ये आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट हैं, जिनको इनर ट्रांजिशन मेटल भी बोलते हैं। ये एक्चुअली इनकी जो पोजीशन है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की वो यहाँ पे है, ठीक है। ये लैंथेनम और एक्टिनियम के बगल में ही है, यहाँ पे भी है, यहीं पे है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे उतना स्पेस नहीं था कि इतने सारे एलिमेंट्स को प्लेस कर दिया गया, तो इसके लिए इनको अलग से जगह दे दी गई पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो ये जो ग्रीन कलर का आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट ग्रीन वन लैंथेनम, यहाँ पे ये पूरी सीरीज़ है आपका। उसके बाद से आपका हॉफनियम शुरू हो रहा है, और इसी तरह एक्टिनियम में भी यहाँ पे पूरी सीरीज़ है। उसके बाद से आपका नेक्स्ट एलिमेंट शुरू हो रहा है, ठीक है। तो जो ग्रुप्स हैं उनके कुछ कॉमन नेम है, आगे भी रिपीट करते रहेंगे हम लोग, याद हो जाएगा आप लोग को। इसमें भी देख लेते हैं। जो फर्स्ट ग्रुप है उसके एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं अभी आगे में सब बता देंगे। देन सेकेंड ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल बुलाते हैं। ग्रुप थर्ड से लेके 12 तक ट्रांजिशन मेटल बुलाते हैं। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, इनको पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स बुलाते हैं। इनको ट्रांजिशन मेटल के अंदर कंसिडर नहीं किया जाता है, ठीक है। देन आपका लास्ट ग्रुप जो है वो हैलोजेंस का है। लास्ट ग्रुप जो है वो नोबल गैसेस का है, जिसको इनर्ट गैस भी बुलाते हैं। 17th ग्रुप जो है वो आपका हैलोजेंस है, ठीक है। बीच में ये जो ऑरेंज कलर का सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्स, ये सब जो दिख रहे हैं आपको एलिमेंट्स, ये आपके मेटलॉइड्स हैं, ठीक है, जिनको सेमी मेटल्स भी बुलाया जाता है। 16th ग्रुप जो है वो आपका कैल्कोजेंस का है। जो ऑक्सीजन फैमिली है वो आपकी कैल्कोजेंस की है। नीचे में जो फर्स्ट रो है इसको लैंथेनाइड्स कहते हैं, और जो लास्ट रो है उसको एक्टिनाइड्स कहते हैं। लैंथेनम के बाद जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनको लैंथेनाइड्स कह देते हैं, और एक्टिनियम के बाद जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसको एक्टिनाइड्स कह देते हैं। तो अब जैसे कि इस पीरियड में हम लोग देख रहे हैं 7th वाले पीरियड में, यहाँ पे कुछ स्पेसेस आपके एम्प्टी हैं। अभी के दौरान तो देखा जाएगा ये पीरियोडिक टेबल आपका पहले का है, जितने भी स्पेस थे, खाली जगह थे, स्पॉट्स थे, वो अभी फिल हो चुके हैं, ठीक है। उनके नॉमेनक्लेचर भी उनका हो चुका है अकॉर्डिंग टू जिस साइंटिस्ट ने भी सर्च किया, या फिर साइंटिस्ट के नाम पे उनका नॉमेनक्लेचर भी हो चुका है। तो ये जितना भी यहाँ पे स्पेस खाली ब्लैंक स्पेसेस दिख रहे हैं, ये सारी स्पेसेस जो है वो फिल हो चुकी हैं बाय द डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। लेकिन जैसे कि 100+ वाले एलिमेंट्स के नॉमेनक्लेचर के लिए ऐसे ही एक फार्मूला दे रखा है कि किस तरह से अगर 100+ वाले एलिमेंट्स होंगे तो उनके लिए हम लोग उनका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, उनका नाम कैसे लिखेंगे, उनके लिए सिंबल कैसे डिराइव करेंगे। तो ये आपका एक टेबल बना हुआ है, देखते हैं कैसे है। अगर 0 है, डिजिट है अगर 0 आपकी, तो उसके लिए हम लोग निल यूज़ करते हैं। 1 है तो अन यूज़ करते हैं। 2 है तो बाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो क्वाड, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो सेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो एन, ठीक है। और फर्स्ट सिंबल को एब्रिविएशन बना रखा है, सिंबल बना रखा है। निल के लिए एन, अन के लिए यू, बाई के लिए बी, ट्राई के लिए टी, क्वाड के लिए क्यू, पेंट के लिए पी, हेक्स के लिए एच, सेप्ट के लिए एस, ऑक्ट के लिए ओ, एन के लिए ई। तो ये आपको थोड़ा सा याद करना है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, जैसे कि एटॉमिक नंबर 101 है, अब इसको हम लोग को इन जनरल अगर हम लोग को नॉमेनक्लेचर करना हो तो कैसे करेंगे, इसका नाम बताना हो तो कैसे करेंगे। तो जैसे 1 के लिए क्या था, अन था, ठीक है, तो अन लिख देंगे। 0 के लिए क्या था, निल था,
तो नील लिख देंगे एंड देन अगेन आपका 1 आ रहा है तो क्या अन लिख देंगे और लास्ट में IUM ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अन नील अन्यम, ये इसका नॉमेनक्लेचर इस 101 जिसका एटॉमिक नंबर 101 होगा उसको हम लोग इस तरह से उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। इसी तरह 102 का भी है कि 1 है तो 1 के लिए क्या यूज़ करते हैं, अन करते हैं, देन 0 है तो अन 0 के लिए नील एंड 2 है तो उसके लिए बाई एंड देन EM, तो अन नील BM, ठीक है। इसी तरह आपका 103, 4, 5, 6, 7, 18 अप टू 18 हम लोग कर सकते हैं। और यहाँ पे सिंबल भी रिप्रेजेंट कर दिया है, 1 के लिए U ले लिया है, 0 के लिए N ले लिया है एंड देन अगेन 1 के लिए U ले लिया है। तो ये सारा इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया है। तो आपके NCERT में दे रखा है इसलिए यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका था, चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे जिसके अंदर हम लोग जितने भी एलिमेंट्स हैं S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, उनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।